बस 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 चलो सर, चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, है ना। बेसिकली अब आराम से बात करते हैं। जब हम लोग 11th क्लास में थे तो क्या हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था क्या? जल्दी बताओ। बिल्कुल सर, तब पढ़ा था हमने डिमांड। अभी इसका नाम क्या है यहाँ पर? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो सर एक बात बताओ फटाफट से, मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सर एग्रीगेट डिमांड, अब पहले डिमांड का मतलब याद करते हैं, जरा एक बार रिवाइज करवाओगे। डिमांड के वो जो 5 फैक्टर हुआ करते थे वो कोई बताएगा मेरे को? 5 पॉइंट्स में एक डिमांड में की डेफिनेशन लिखवाया करता था मैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया, है ना। तो एक डिमांड होनी चाहिए थी, फिर साथ में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, within a given time period और at a given price। ये तो आपकी वो पुरानी इतिहास वाली क्या हो गई, ये डिमांड हो गई। ये डिमांड की जगह हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे होता था वांट टू बाय, है ना, इच्छा, डिजायर टू बाय या वांट टू बाय, ठीक है। कोई चीज को खरीदना चाहते हैं भाई साहब हम लोग, है ना। उसके साथ में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट विद इन अ गिवन टाइम पीरियड और एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ सर, ये तो थी डिमांड, बट अच्छा ये डिमांड कितनी कमोडिटी की हुआ करती थी? यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटी कितनी थी? नंबर ऑफ कमोडिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर होती थी सिर्फ 1। कितनी कमोडिटी होती थी? एक कमोडिटी होती थी। और कंज्यूमर्स कितने हो सकते थे? अगर हम सिंगल इंडिविजुअल डिमांड की बात करते थे तो एक कंज्यूमर होता था, और अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो मार्केट में सारे कंज्यूमर जो गुड एक्स को खरीदना चाहते थे, यही कुछ बात थी ऐसी। बट यहाँ पर वो बात नहीं है भाई। यहाँ पे अब जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड। सर ये डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है? एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कमोडिटी, पहली चीज तो समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटी एक होगी या सारी होंगी? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटी सारी को बोल सकते हैं ऑल। अब ऑल में भी कौन सी कमोडिटी होगी? मैं पहले आपको एक नॉर्मल बातों में समझा रहा हूं, उसके बाद एक डेफिनेशन बनवाऊंगा, ठीक है। पहली चीज तो क्या? ऑल कमोडिटी। अब ऑल भी कौन सी कमोडिटी? अब हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था या चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे बात हुई थी कि कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कुछ फाइनल गुड्स होते हैं। तो मैंने कहा इंटरमीडिएट गुड्स क्या इस कैटेगरी में आएंगे? मैंने कहा नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। यहाँ पे सिर्फ कौन से गुड्स आने वाले हैं? ओनली फाइनल गुड्स। यानी कि कमोडिटी भी फिर कौन सी वाली कमोडिटी? फाइनल। अब सर सिर्फ यहाँ पे गुड्स ही इंक्लूड होंगे या सर्विसेज भी? दोनों। मैंने कहा गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगी। तो मैंने कहा फाइनल गुड्स है और साथ में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। गुड्स एंड सर्विसेज है। सर ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कमोडिटी ऑल, ऑल के साथ फाइनल, फाइनल के साथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो, इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, नंबर ऑफ कमोडिटी ऑल हो गई, फाइनल गुड्स लेने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। अब इसके बाद सर इसको कंज्यूम का, अब इसको हम कंज्यूम करना कर चुके हैं या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। तो सर एग्रीगेट डिमांड में पता है कौन सी बात आती है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर। पहली बात तो कंज्यूम करने चाहेगा, तो कौन कंज्यूम करेगा पहले ये बताओ। इतनी बात हो गई। यहां पे पता है किसकी बात चल रही है? यहां पे बात चल रही है क्या की? क्या कंज्यूम करने वाला है वो यहां पे डिस्कस हो रहा है। उसके बाद कौन कंज्यूम करने वाला है ये भी बता दो। मैंने कहा कंज्यूमर। कौन कर रहा है? कर लिया या करने वाला है? करने वाला है। प्लानिंग टू बाय, ठीक है। क्या बोला मैंने? थर्ड एग्रीगेट आया,
प्लानिंग टू बाय, और फिर बाद में तो वही एट अ गिवन प्राइस एंड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, प्राइस नहीं। वहां पे बात होती थी प्राइस की, लेकिन यहां पे बात प्राइस की नहीं होने वाली, यहां पे बात होने वाली है जेब में रोकड़े की। ठीक है, यानी कि सर विद द गिवन लेवल ऑफ मनी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो जी, कोई डाउट यहां तक? कुछ टूटी फूटी से डेफिनेशन तो क्रिएट हुई है हमारे पास, एक बार जरा इसको थोड़ा सा टूटी फूटी को कंप्लीट कर देते हैं। ध्यान से सुनना क्या हुआ। मैंने कहा नंबर ऑफ कमोडिटी कैसी थी, ऑल। ऑल बोले तो कौन सी वाली, फाइनल। फाइनल बोले तो कौन सी वाली, गुड्स और सर्विसेज, दोनों। फिर उसके बाद कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। मैंने कहा कर लिया या करने वाला है, प्लान कर रहा है भाई। उसके बाद मैंने कहा किस लेवल में, विद इन द गिवन, जितनी जेब में रोकड़ा पड़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो अब इसको कलेक्टिव डेफिनेशन बनाते हैं, यहीं पर लिखेंगे। तो अब ये आप मेरे साथ लिख सकते हो, लिखना एक बारी। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ all goods and services aggregate demand refers to final value of all goods and services that a consumer is planning to buy। ठीक है, that a consumer नहीं, सॉरी, a consumer, all the consumer। ठीक है, यहां पे भी लिखो all consumer। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदना चाहता है, सारे कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं। और खरीद लिया या खरीदना चाहते हैं, चाहते हैं, तो प्लानिंग टू बाय विद इन अ गिवन एक साथ में विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये लो जी, क्या एक कलेक्टिव डेफिनेशन रेडी हो जाती है कि आप लोगों के आगे यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ये लो जी, तो मैंने कहा ये हो गया अपना एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो गई। किसी को यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद बनाएंगे अब एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो, शेड्यूल बनाएंगे। ये हमारी हो गई डेफिनेशन, लिख दे। लग रहा है कह रहे हो भैया कैसे आदमी हो आप, एसी बंद करने की जगह आप पंखा बंद करते हो, ये कौन सा सिस्टम है? अरे एक्चुअली मेरे को ना इससे हवा से वो होती है, तो वो इस वजह से वो स्नीजिंग हो रही है बार बार। चलो, तो मैंने कहा डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या आएगा, शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। बस एक, चलो तो बताओ। अब शेड्यूल बनाते टाइम भाई साहब वही अपनी चीजें कौन सी जल्दी बोलो। अब हमें किसके कंपैरिजन में चेक करना है एग्रीगेट डिमांड को? अच्छा रुको, पहले इससे पहले शेड्यूल पे आए, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ, शेड्यूल मत लिखना अभी। एक टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या आता है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, लिखना है अभी, हो गया।
लेवल ऑफ के बाद क्या लिखा है आपने? हाँ जी बेटा, गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। संदीप घर नहीं लाया क्या आज? है देना। बेकार। हाँ आप कर लो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या तो आप बता दो, आगे बढ़ जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मैंने कहा हमारा अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू खर्चा। क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू खर्चा। क्योंकि भाई एक बात बताओ, हम इतना खरीदने का प्लान करने वाले हैं और खरीदना इज इक्वल टू खर्चा, है ना? दिवाली आने वाली है, दिवाली आ रही है, तो भाई साहब हम अब गिफ्ट्स वगैरह खरीदेंगे, तो गिफ्ट वगैरह कहने को तो भाई बाय करना है, लेकिन होना तो खर्चा ही है ना। जिसने पे करना है वो तो क्या बोलेगा? भाई साहब जेब कटने वाली है, बहुत महंगा खर्चा, महीना बहुत महंगा ही है अगला वाला। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू खर्चा। अगर खर्चा हो रहा है, मतलब ही खर्चा है। बिल्कुल, इसका मतलब कुछ नहीं है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक रेप्लिकेट वर्ड यूज करूं तो एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर मुझे बता दो हमारे इकोनॉमी में कहां कहां होता है? जल्दी बोलो फटाफट। 4 ही सेक्टर है। कौन से सेक्टर है? जल्दी। पहले ये टेक्निक है याद करने की, इसको समझ मत लेना। अब मैंने कहा पहले टेक्निक लिखते हैं। यहां पे 4 सेक्टर है। कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ये लो जी। क्या 4 ही लोग हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल 4 ही लोग हैं। अब वो 4 लोग कहां कहां खर्चा करते हैं, उनके खर्चे का नाम क्या है? मैंने कहा हाउस होल्ड वाले तो बेचारे अपना कंजम्पशन करते हैं मस्त मस्त, ठीक है, तो यहां लिख देंगे। अब ये कंपोनेंट है, ठीक है, यहां लिख देता हूं कंपोनेंट। तो हाउस होल्ड बेचारे तो क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन आर इज एन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिखो यार साथ में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड वो टेक्निक है, टेक्निक याद करने की टेक्निक भाई, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? उसका कंपोनेंट क्या बना? हाउस होल्ड कौन सा खर्चा करता है? कंजम्पशन करता है। फिर मैंने कहा फर्म्स क्या करती हैं? मैंने कहा फर्म्स तो इन्वेस्ट करती है कहीं ना कहीं। बड़ी बातचीत, अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो तो ये याद रख लेना, फर्म्स क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। अब इसके बाद मैंने कहा गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने कहा गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, और गवर्नमेंट के खर्चे को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कुछ याद आया? चल अब इसके आगे मैंने कहा फॉरेन क्या करता है? फॉरेन करता है एक्सपोर्ट। फॉरेन वाला खर्चा कैसे करेगा? यहाँ पे खर्चा कैसे करेगा? जब वो यहाँ से माल खरीदेगा, और यहाँ से माल जब खरीदेगा तो मतलब हमें क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट करना। लेकिन एक्सपोर्ट कैसा? नेट वाला। हम नेट में देखेंगे क्योंकि हम वहाँ से कुछ इंपोर्ट भी तो करेंगे। चलो तो मैंने कहा नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, ये लो भाई बातचीत खत्म। ये लो जी, ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स, और इसी को याद भी करवा दिया, इसी को समझा भी दिया। जो याद करने का तरीका है वही आपका कंक्लूजन भी है, और जो कंक्लूजन है वही याद करने का तरीका है, यही कह सकते हैं। समझ में आई क्या बात, है ना? इंटर रिलेटेड है। तो मैंने कहा टेक्निक क्या थी? 4 ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। 4 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, फॉरेन और फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके खर्चे देख लो, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। अब लेकिन जब हमें एग्रीगेट डिमांड पढ़नी तो है, लेकिन हमें कितने सेक्टर के अंदर एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करनी है? वी हैव टू स्टडी ओनली अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो मैंने कहा यहां पे लिखते हैं component of aggregate demand in 2 sector economy।
कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर ये दो सेक्टर की इकोनॉमी में हमारे कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा दो सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है? फर्म और हाउस होल्ड। चलो जी, तो मैंने कहा खर्चा भी किस किस का ही आएगा सिर्फ? फर्म और हाउस होल्ड का ही। और फर्म और हाउस होल्ड बोले तो जल्दी बताओ, फर्म का खर्चा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और हाउस होल्ड का खर्चा कंजम्पशन। ये कंजम्पशन का मतलब पता है क्या होता है? कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आर मेड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो जी, या एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड्स विच आर नेसेसरी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दैट इज कॉल्ड योर हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन। कोई डाउट यहां तक? क्लियर एकदम? चलो, ये हो गया। तो यानी कि यहीं से आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्या? हाँ सर, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है हम प्लान कर रहे हैं बाय करना, और मतलब हम प्लान कर रहे हैं खर्चा करना। कहां पे खर्चा करना? टू सेक्टर की बात करेंगे अब से बस। तो टू सेक्टर में कहां का खर्चा करोगे? कंजम्पशन करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे। और एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। आई। और कंजम्पशन को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी। तो यहीं से एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सही बोल रहा हूं क्या? ये लो जी, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? सी प्लस आई हो गया। चलो, डन है यहां तक? यहां तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या? तो अब हम शेड्यूल पे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम शेड्यूल पे, ठीक है। चलो, तो देखना सर, मैंने कहा अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो शेड्यूल के अंदर क्या आता है? शेड्यूल के अंदर अब हमें क्या पढ़ना है? याद है जब हम डिमांड पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? विद द गिवन लेवल ऑफ प्राइस। और हमेशा वो जो गिवन लेवल ऑफ की बात होती थी उसी से ही कंपैरिजन होता है। तो जब हम डिमांड में पढ़ते थे तो डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? देखो जरा ऊपर, गिवन प्राइस की बात करते थे तो कंपेयर भी किसके साथ करते थे? डिमांड को प्राइस के साथ। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अब यहाँ पे वो गिवन वाली चीज कौन सी है? विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो अब हम कंपैरिजन भी किसके साथ करेंगे? इनकम के साथ। तो यानी कि हमारी बेस फिगर तो क्या होगी? इनकम। यहां लिखेंगे इनकम। अच्छा, अब इनकम को हम किससे डिनोट करने वाले हैं भाई साहब? क्योंकि आई तो किसने एक्वायर कर लिया? इन्वेस्टमेंट ने। तो इनकम को हम डिनोट करते हैं यहां पर वाई से। किससे डिनोट करते हैं? जल्दी बोलो। वाई से। पता नहीं क्यों, लेकिन करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से। और सर अब हम इनकम को किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? एग्रीगेट डिमांड से करने वाले हैं। बट एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से होते हैं? सी प्लस आई से। तो मैंने कहा मुझे उन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू का एनालिसिस करना पड़ेगा कि विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड, ये दोनों एग्रीगेट कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं जब इनकम में चेंज आता है। कौन से दोनों एग्रीगेट्स? पहला हो गया आपका कंजम्पशन, दैट इज योर सी। और दूसरा हो गया, जल्दी बोलो, दूसरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर आई। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर मैं इनकम की बात करूं तो सर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या हमारी कोई, अब एक एक करके कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं क्या इनका नेचर है, कैसा ये बिहेव करते हैं। बस कुछ नहीं, अपनी रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी लगाओ, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा अगर मैंने बोला इनकम लेवल 0 है तो क्या रोटी खाना छोड़ दोगे? क्या कपड़े पहनना छोड़ दोगे? क्या पानी पीना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते, है ना। तो मैंने कहा इनकम भले ही 0 हो जाए, क्या खर्चे कभी रुक सकते हैं? नहीं सर। तो whenever there is a income level 0 then there must be some consumption always, ठीक है। कभी भी अगर हमारा इनकम लेवल 0 होता है तब भी हमारी कंजम्पशन लाई करती है, और उस टाइम पीरियड की कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यानी कि, और मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 40। कितनी वैल्यू ले लेता हूँ? जल्दी बोलो। 40, ठीक है। तो इनकम लेवल मेरा क्या था? 0 था। तो मैंने उसकी कंजम्पशन को क्या बोल दिया? 40। ठीक है। तो इनकम लेवल 0, और उस पर भी जो कंजम्पशन है उसको 40 बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड सी बार। कैसे डिनोट होती है? जल्दी बोलो। सी बार से डिनोट होती है। कैसे होती है? सी बार से। कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, और इसको हम कुछ बोलते भी हैं। इसको यहीं साथ की साथ समझते हुए चलते हैं भाई लोग, आ जाओ। देखना, यहां लिखेंगे सी बार
बोले तो होती क्या है? ऑटोनोमस और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। होश में हो सारे? सो तो नहीं गए? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कोई डाउट यहां तक? इजी? एट ईज, ओके। अब मैंने कहा एक बात बताओ, अब मेरी इनकम बढ़ी कितने से? लेट सपोज 100 से। कितने से? 100 से। तो अब मेरी अपडेटेड इनकम कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, क्योंकि 100 से बढ़ी है तो 100 ही हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक रैशनल कंज्यूमर की तरह सोच के बताना, अगर तुम्हारा खर्चा 100 से बढ़ता है तो तुम एट मैक्स अपना अगर तुम्हारी इनकम 100 से बढ़ती है तो तुम एट मैक्स अपनी कंजम्पशन कितने लेवल से इंक्रीज कर सकते हो? तुम्हारी जेब में मैंने 100 रुपए दिए, कितने रुपए खर्च कर सकते हो उसमें से? मैं तो 100 ही उड़ा दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 50 उड़ा देंगे, 50 मैंने उड़ा पूछा देंगे। कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्च कर 100 सकते हो? कर सकते हैं। जितनी इनकम आई है, यानी कि जितनी जेब में रुपया आया है उतना ही खर्च कर सकते हो। कोई ऐसा बोलने वाला तो नहीं है कि भाई साहब 100 रुपए आएंगे 120 रुपए उड़ा के आ जाऊंगा। नहीं, उधारी नहीं है, उधारी लाइट नहीं करती यहाँ पर। कोई ऐसे भी बोल सकता क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देंगे, ठीक है? नहीं भाई, उसकी बात नहीं हो रही। तो मैंने कहा 100 रुपए से अगर इनकम बढ़ी तो भाई साहब एट मैक्स कंजम्पशन कहाँ से बढ़ाई जा सकती है? 100 तक ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अच्छी बात है, बढ़ा लो, बढ़ाई जा सकती है। बट यहाँ पे अगर समझना है तो पूरी 100 से मत बढ़ाना, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग भी लाई करती है। तो मैंने कहा लेट सपोज ये जैसे प्रहलाद ने बोला था कि कुछ बचा लेंगे, तो कुछ बचाने का रेशियो रखते हैं कि 20% उसमें से बचा के रखेंगे और 80% क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। और उड़ा देने का मतलब हो गया, अगर मेरे 100 लेवल से इनकम बढ़ी है तो मैं खर्चा कितने से बढ़ाने वाला हूँ? जल्दी बोलो। 80 रुपीज से। पहले से कितना था? पहले 100 था, 80 रुपीज से बढ़ा दिया और 20 रुपीज सेव हो गए। 20 रुपीज सेविंग में चले गए। तो मैंने कहा पहले खर्चा कितना का था? 40 का। 40 का। 80 से बढ़ाया तो कितना हो गया? 120 का। अब ये मत बोलने लग जाना सर कैसी बातें कर रहे हो आप, कि यहाँ पे 40 रुपए पहले खर्चा, तो ऑब्वियसली 60 से बढ़ा लेते ना, 100 पे आ जाता वो। मैंने कहा नहीं, कैच है, समझो। ठीक है, यहाँ पे आगे तक कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जो समझना है हमें वो थोड़ा इसमें मिसिंग रह जाएगा फिर उस चक्कर में। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा अभी हमने कितने से बढ़ाया? 80 से। वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है भाई, वो फिक्स्ड है। अब उससे ऊपर आपकी ज़रूरतें भी तो होंगी कुछ ना कुछ पेंडिंग। एक बात बताओ, सेविंग से कितना ही खा लेगा बंदा? तो कहेगा ना कि भाई चल यार और खर्चा भी तो करना है। अब जैसे ही तुम्हारी जेब में पैसे आते हैं, जैसे इसने बोला वैसे 100 रुपये उड़ा दूंगी, तो जब भी बंदा गरीब होता है ना लेवल पे, तो ऐसे ठीक है तो क्या करता है, जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं ही विल स्पेंड मोर। मैं भी गरीब था भाई तुम्हारी तरह, ऐसी कोई बात नहीं है। जब अभी भी गरीब ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अमीर नहीं हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो सुनना। बहुत नहीं है पर है। हाँ, अब सुनना। तो जब मेरे पास स्टार्टिंग में अर्निंग स्टार्ट हुई, मेरे पास स्टार्ट कैसे हुई? यही इंस्टीट्यूट से ही। ठीक है, पहले जब कमाता था तो तब उस टाइम पे अच्छा था, तब मैं बहुत सोफिस्टिकेटेडली चलता था। बट उसके बाद अब थोड़ा एहसास हुआ, क्योंकि उस टाइम बच्चे थे, तब क्या 12वीं क्लास ही तो करी थी, तो इतना नहीं पता होता कि खर्चे खुर्चे बहुत सारे करने हैं। उस टाइम मैं वैसे भी बहुत सीधा साधा समझता था, अभी भी हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बीच में आर्टिकलशिप का फेस आया, थोड़े टाइम पढ़ाना छोड़ा मैंने। अब उसके बाद लेकिन जैसे ही अब आर्टिकलशिप में पैसों की अहमियत का पता चला कि खर्चे अनगिनत है और पैसे बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मुश्किल से मिलते थे 5,000 रुपये या 6,000 रुपये मिलते थे, और दिन के 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो ऐसा हुआ, और नीड्स ऐसी कि आज तो चलो कुछ खाने का मंगा लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, वो 5,000 जो कमाते भी थे 8,000 9,000 वहीं फूक के चले जाते। उस टाइम पे अर्ज क्रिएट हो गई अंदर से कि भाई अब जैसे ही पैसा आएगा ना खर्चा करेंगे। तो क्योंकि वहाँ पे खर्च करना तो आ गया लेकिन कमाना नहीं आया था। फिर उसके बाद जैसे ही कमाना शुरू करा, इतना खर्चा करा कि कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि जैसे ही कोई बंदा गरीबी से, मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे ही कोई बंदा जैसे ही गरीबी से अमीरी में घुसता है, थोड़ी सी अमीरी में कि पैसे ज़्यादा आने लगे, वहीं पे वो क्या करने लगता है, बस लैत तरीके खर्चे पे खर्चा। ठीक है, चलो। तो जो खर्चे अभी भी करता है फिर वो रुक जाता है, थोड़े टाइम में समझ में आ जाता है उसको कि कैसे करता है। फिर जब रिच बनने लगता है वो जैसे जैसे, तो वो अपनी सेविंग्स का पोर्शन बढ़ा देता है। यही हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है,
कि एमपीसी, अभी एमपीसी जब कॉन्सेप्ट आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, तो उसमें एमपीसी ऑफ रिच ज़्यादा होती है या एमपीसी ऑफ पुअर ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या है कि जैसे ही 1 रुपये की इनकम एक्स्ट्रा आई तो मैं एकदम से बहुत सारा खर्च कर दूंगा या कम खर्च करूंगा। तो मैंने कहा जो रिच होगा उसका एमपीसी कैसा होगा, लो लेवल का, और जो गरीब होगा उसका एमपीसी कैसा होगा, हाई लेवल का। जैसे ही 1 रुपया, अबे उड़ा भाई, आगे बात समझ में। चल तो अब ध्यान से सुनना, चलो आगे का एक कॉन्सेप्ट यहीं कवर करवा दिया मैंने अभी, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुनना, मैंने कहा 100 रुपये एक्स्ट्रा है, चलो अब एक रैशनल कंज्यूमर की बात करते हैं। 80 रुपये फूक दिए, 80 रुपये ऐड मारे, इसके अंदर कितना हो गया, कंजम्पशन हो गई 120। डन है, आगे बढ़ जाए। मैंने कहा अब फिर 100 रुपये और कमाए मैंने, तो अब टोटल पैसे कितने हो गए मेरे पास, 200 हो गए। बट अब मैं नियम का पक्का हूँ, 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाता हूँ तो 80 करता हूँ, 20 रुपये वहीं पटक देता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं करता ही हूँ। चलो तो यहाँ पे अब 80 रुपये से फिर दोबारा बढ़ेगा, तो अब कितने लेवल पे आ गए, 200 पे। अब हम लेवल पे आगे देख रहे हो, अब हम अपनी सेविंग्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बंदे के मन में तुम लोगों के शंका नहीं आई, जो मैं होता क्लास में तो पक्का पूछ लेता, क्या सर एक बात बताओ, पैसे पड़े हैं 0, आप खर्चा कर रहे हो 40, हो कहाँ से रहा है भाई साहब, पूछो ना यार, क्यों नहीं पूछ रहे, ठीक है, यही तो मजा है लाइव क्लास में पढ़ने का, वरना तो वैसे पढ़ लो यार, उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो सर पैसे पड़े हैं 0 और खर्चा 40, हो कैसे रहा है सर, हमने पिछले साल में जब ऐसे ही जब कुछ कमाई उमाई करी होगी तो कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखा होगा, और सेविंग्स करके रखता है, हर कोई करके रखता है। तो जो हमारे पास वो जो सेविंग्स पड़ी है, हम उसको क्या करके रखेंगे, जल्दी बोलो, सेव करके, और उसी सेविंग में से हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे। चलो आगे बात समझ में आ गई। चलो तो उसी में से अब मैं उस सेविंग्स पे पहले 40 रुपए का लोड डाल रहा था, अब जब मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाना स्टार्ट करा तो वो 40 का लोड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सिर्फ 20 के लोड पे शिफ्ट हो गया। अगर आप बोलोगे 20 रुपए के लोड पे शिफ्ट हो गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि 100 रुपए तो कमाए, 100 में से 120 उड़ाए हैं, तो वो जो सेविंग्स पे लोड जा रहा है वो कितना जा रहा है, 20 रुपए का ही। क्लियर है। चलो और यहाँ पे वो सेविंग्स का लोड कितना हो गया, 0, यानी कि यहाँ से आप डिसेविंग बंद कर चुके हो। आई बात समझ में। चलो इसके बाद मैंने कहा लेट सपोज आपने जो अपना खर्चा पहुंचाया कहाँ पे पहुंचा दिया, 300 पे पहुंचा दिया। यहाँ मतलब सेविंग नहीं हुई 200 वाले पे ना, हाँ यहाँ पे आपने 0 सेविंग, ना ही आपने डिसेविंग करी ना ही आपने सेविंग करी, ठीक है। और ऊपर आप पहले डिसेविंग कर रहे थे कितने की, 40 की, अब आपके वो 20 रुपए सेविंग बचाने के चक्कर में आपकी अब वो जो डिसेविंग 40 की थी अब वो कहाँ पे आ गई, 20 पे आ गई। उसके बाद आपने फिर और सेव करा 20 रुपए एक्स्ट्रा, तो अब आपका वो 40 का डिफरेंस पूरा खत्म हो गया और पूरा 120 पे, मतलब आपका 0 लेवल पे पहुंच गया। क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे आना, मैंने कहा 300 रुपये, अब 100 रुपये और फालतू कमाए, तो मैं नियम का पक्का 80 रुपये खर्चा, 20 रुपये सेविंग, तो अब मेरा सेविंग कितना हो जाएगा, 20 रुपये और 80 रुपये खर्चा, तो 280 पे खर्चा। और ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 300 में से 280 माइनस करो, 20 रुपये बच गए, 20 रुपये क्या करोगे, सेव करोगे भाई। क्लियर हुई बात। चलो इसके बाद मैं पहुँचता हूँ 400 रुपये से बढ़ाया मैंने, फिर 80 से 360, 40 रुपये सेविंग पे 20 रुपये एक्स्ट्रा सेविंग हो ही रही थी, देखो हम कर रहे थे, और 500 तक चलते हैं बस, उसके बाद इसको स्टॉप मार देंगे, ठीक है। एक लेवल पे बिल्कुल खत्म हो गया था, फिर वापस से सेव होने लग गया। बिल्कुल यही होता है, यही होता है, यही फाइनेंशियल ईयर होता है, यही फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। स्टार्टिंग में किसी के पास भी पैसा नहीं होता, जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एक बिजनेसमैन से पूछना, हमेशा सबकी जेब खाली होती है, ऑलमोस्ट लोगों की, ठीक है। चलो आगे बात ध्यान से सुनना। उसके बाद धीरे धीरे जब साल का रेकरिंग स्टार्ट होता है तो वो घूमता है बीच में, फिर रिसेशन वगैरह आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। त्योहार के मौसम पे सबसे तेज हो जाता है ये बिजनेस, ठीक है। हाँ जी जी सर 450, हाँ 440, क्या कह रहे हो, अच्छा चालू हो रहे हो बेटा, हैं, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये तो थी बात किसकी, हाउस होल्ड सेक्टर की। मैंने कहा दूसरे सेक्टर पे बढ़ते हैं भाई लोग। कौन सा सेक्टर है दूसरा, अब है अपना इन्वेस्टमेंट, बोले तो फर्म्स वाला सेक्टर। मैंने कहा फर्म्स क्या कर रही है, मैंने कहा फर्म्स एक साल के अंदर जो लगाना था वो शुरू में लगा चुकी होती हैं और एक ही बार इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि मान के चल लो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी वो साल की शुरुआत में करी थी, अब पूरे साल मेरा मन करेगा क्या इन्वेस्टमेंट करने का, कि नहीं ये भी लगवा देते हैं वो भी लगवा देते हैं, इररिस्पेक्टिव छोटा मोटा कोई काम एक्स्ट्रा है तो बात तो ठीक है। पूरी कंस्ट्रक्शन करी, 2.5-3 लाख रुपए लगाए मैंने, तो वो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद मैंने करी नहीं। तो जो फर्म्स का खर्चा होता है वो जनरली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लग जाता है, जो लगाना होता है, उसके बाद दे डजंट, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट, अब उसके बाद तो भाई कमाने का पीरियड है, कमाओ,
खर्चा थोड़ी करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चाहे इनकम जीरो नहीं भी थी, उस टाइम इनकम नहीं थी तब भी खर्चा करा, इन्वेस्टमेंट करी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वो ही फिक्स रहती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ये लो जी, तो मैंने कहा कितनी कितनी आ जाएगी, लेट सपोज मैंने 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, 20 20 20 20, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये लो जी, ज़्यादा हो गए क्या, 3 4 5 नहीं ठीक है। ये लो, अब एक बात बताना यहाँ पर, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है वैसे। अब इसका एक कर्व बनाएंगे फटाफट से। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन भी तो देखना था, फटाफट से देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन। आ जाओ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही होता है। तो सी प्लस आई में ऐड मार दो इसको भाई। अब कैसे आएगा जल्दी बताओ। तो 40 और 20 कितना होता है, 60, फिर 140, फिर 220, फिर 300, और फिर 380 और 460। ये क्या हो गया सर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई करके निकाल लिया। अब सर एक चीज़ मैं आपको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करवाता हूँ जिससे हम समझेंगे इसको। अब तीसरी चीज़ क्या बनानी है, शेड्यूल तो बन गया, अब क्या बनेगा, ग्राफ। चलो, तो अब ग्राफ बनाएंगे, आ जाओ। इसमें स्केल भी है, सब है, चलिए बस स्केल पास कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा एक बात करते हैं, क्या सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। कैसे करें प्लॉट, मैंने कहा अब इनकम को रखोगे, जो भी चीज़ डिटरमाइन करनी होती थी उसको कहाँ रखेंगे, बेस फैक्टर पे रखेंगे, ठीक है। तो इनकम लेवल यहाँ 100, 200, 300, 400 और 500, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। चलो, इसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने कहा 0 to 100 पे पहुंच गए हम, ये थोड़ा सा हाँ हाँ। उसके बाद कंजम्पशन की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लूँ, वही 500 में ले लेता हूँ, मेरे ख्याल हो जाएगा काम। 40 50 40 है, 120 है, 200 है, 440 तक पहुँच रहा है, तो 500 तक लूँगा तो बात बन जाएगी, कहीं ना कहीं बना लेंगे बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी सेम मार्किंग कर देता हूँ, 100, 200, 300, 400 और प्लीज़ क्या बना रहे हैं, सबसे पहले कंजम्पशन कर, पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं आराम से, देखना क्या क्या आएगा पॉइंट्स प्लॉटिंग में, बता दो जरा फटाफट से। तो कंजम्पशन है, जब जीरो थी तब भी कुछ कंजम्पशन थी, उसको तो बोल देंगे 40 लेवल पर थी। चलो जी, इसको तो बना दो फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखना कि कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, जल्दी बताओ। जीरो लेवल ऑफ इनकम, यहाँ आएगी आपकी इनकम, और यहाँ आएगा आपका, अभी कंजम्पशन बना रहे तो लिख देते हैं कंजम्पशन। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी तो इनकम थी 40, तो 40 कहाँ, यहाँ बीच में, ऐसे देखना, यहाँ कहीं 50 लाई करेगा, और उससे छोटा सा थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 40। तो मैं यहाँ मार्क कर दूँ, ये लो जी, ये एक पॉइंट मार्क हो गया आपका, क्लियर है। चलो, इसके आगे अगर बात करी जाए, इसके आगे दूसरा क्या बोल रखा है, 100 लेवल ऑफ इनकम पर कितना था, 120। ये लो जी, 100 लेवल ऑफ इनकम पर था 120, तो ऐसा हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये आपका कहाँ पे है 120, यहाँ कर दें, ठीक है। चलो, उसके आगे 200 पे आ जाओ, कितना है 200 पे 200 ही है, वैल्यू बताते जाना। चलो, 200 पे 200 है, चलो ठीक है, और आगे बढ़ो। 300 पे कितना था, 280, 280, 400 पे 360, 50 से ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, ये लो। और बताओ 500 पे 440, ये लो जी, 440 कहीं यहाँ लाई करेगा, इसके आगे बना देते हैं, ये बन गया, हटाते हैं इसको, और एक कर्व बना लेते हैं। हो गया। हो गया, कैसे बनेगा, मेरा भी मैच करा दो।
ये देखो ना, बस इसको मैच करा दो। चलो ये क्या बन गया आपका कंजम्पशन कर्व। क्या बन गया, ऐसे सी लिख देते हैं, ठीक है। इसके आगे देखना, मैंने कहा अगली चीज पे बढ़ेंगे, आगे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहां पे थी, अब ये तो 40 था और 40 इन्वेस्टमेंट तो उससे भी नीचे थी ना भाई, 20 पे थी, उसके भी आधे कर दो। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा हमारा अजीब सा बनेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि चेंज है, फिक्स्ड है, इसमें तो चाहे इनकम लेवल जितना मर्जी चेंज कर लो, इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है। तो यहाँ पे कंजम्पशन के साथ कौन इंक्लूड कर देते हैं हम, ये जो नीचे लाइन जा रही है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट फिक्स है ना, क्योंकि ये लो। इसके साथ अब एक बात सोच के देखना, मैंने कहा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के, सॉरी कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में कितने का गैप है, हर लेवल में कहीं ना कहीं 20 का ही गैप है क्या, हाँ। क्योंकि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है बस वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ, और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है। यानी कि जो कंजम्पशन कर्व बनेगा और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा, पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कंजम्पशन से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा रहने का कारण क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस है, मतलब जितना ये डिफरेंस है इतना डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 20 से अबव, और बिल्कुल पैरेलल लाइन बना देना। पहली बात तो डिस्टेंस कितना है, लो एक काम करते हैं, कितने का है भाई, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रहा, हट जाओ। अब देखना है बन जाएगा क्लियरली, अब ये क्या बनाया आपने? ये है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड, ये भी स्टेट बनेगा क्या? पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व, बट देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस कौन रहेगा, जल्दी बोल दो फटाफट से, डिफरेंस है किसका, ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है ये ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रहेगा, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक, एकदम क्लियर। पहले 3-4 अपनी संदीप करके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेज रीड कर लोगे घर जाके, ठीक है। आज यहीं समाप्ति रख रहा हूँ, सुबह मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, 10:30 बजे, ठीक है।